नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के सामने की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारे रोज के वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ की, जो मथुरा पहुंच करके एक ऐसा जहरीला भड़कीला बयान दे दिए जिसके आधार पर दंगा भी भड़क सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति खेल रहे हैं और योगी उनका साथ दे रहे हैं और बढ़ चढ़ करके उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 80-20 का खेला भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो आज खुद बांटने वाले बांटने से परहेज कर रहे हैं या बंटने से परहेज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? और अभी तक यह हिंदुओं को बांटने, हिंदुओं को ही नहीं बल्कि हिंदुओं से अलग करके मुसलमानों को बांटने और काटने की राजनीति किया करते थे। याद कीजिए योगी आदित्यनाथ के तमाम बयान जो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन देते रहते हैं, और धर्म संसद में तो नरसंहार की बात खुल्लम खुल्ला कही जाती है। तो बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी अब इतना डर गई है कि अगर वो बंट जाएगी तो कट जाएगी, और काटने वाला कौन होगा? इस देश में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, मुसलमानों की संख्या कम है। मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, उनको काटने की बात कही जाती है तो बात समझ में आती है कि हिंदुत्ववादी शक्तियां अपना प्रभुत्व जमाने के लिए मुसलमानों को काटने बांटने की बात कर रही हैं। लेकिन जब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा पहुंचकर योगी आदित्यनाथ काटने और बांटने की बात करते हैं, तो क्या इसका यह अर्थ निकाला जाए कि मुस्लिम काट रहे हैं और वही बांटेंगे, या नहीं बटोगे तो काट डालेंगे? क्या मुस्लिम इतना शक्तिशाली इस देश में हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी की उलटवासियां और इनका विरोधाभास समझ में नहीं आता है कि ये किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। चुनाव नज़दीक आता है, चुनाव का दौर होता है, चुनाव प्रचार होता है, तो काटने बांटने की बात करते हैं खुद। लेकिन जब चुनाव नहीं है, एक त्यौहार है, और ऐसा त्यौहार जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उस त्यौहार के दिन अगर काटने बांटने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए? हम तो यही समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं बांग्लादेश में हुए तख्तापलट से, क्योंकि बांग्लादेश में जो स्थितियां थी वही स्थितियां कमोबेश भारत में भी हैं। वही तानाशाही रवैया जो शेख हसीना का था बांग्लादेश में, हमारे प्रधानमंत्री का भी वही तानाशाही रवैया और वही अहंकार आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों से। तो जिस तरह से जो परिस्थितियां बांग्लादेश में थी, क्या वही परिस्थितियां भारत में विद्यमान हो रही हैं? और क्या यहाँ पर भी तख्तापलट होगा? और इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ काटने बांटने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रणावत, जो कि हीरोइन भी हैं, उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया है कि भारत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं जो परिस्थितियां बांग्लादेश में थी। भारत सरकार को अस्थिर करने और भारत सरकार को गिराने के लिए गहरी चाल चली जा रही है, षड्यंत्र चला जा रहा है।
तो हमें लगता है कि राहुल गांधी के बढ़ते ग्राफ से और राहुल गांधी ने जो इलाहाबाद में 2 दिन पहले बयान दिया था संविधान सम्मेलन के दौरान, उसकी बहुत प्रतिक्रिया हुई है मनुवादी शक्तियों के बीच, दक्षिणपंथी शक्तियों के बीच और आरएसएस के बीच। और राहुल गांधी को ट्रोल करने के लिए जिस तरह से अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है, जिस तरह से कुतर्क गढ़ा जा रहा है, उसे इस देश की जनता समझ रही है। और योगी आदित्यनाथ का भी इशारा राहुल गांधी की तरफ था, जो कि बांटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नज़र में हिंदुत्व को खंडित करने, हिंदुत्व को बांटने का काम राहुल गांधी कह रहे हैं। और ऐसा हम इस आधार पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, आईटी सेल, गोदी मीडिया सब चीख चीख करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी जातिवाद फैला रहे हैं, जाति के आधार पर समाज को बांट रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा करके इस देश के सौहार्द को, समरसता को ख़त्म कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं इसे भी वह अच्छी तरह समझते हैं। और वही नहीं, पूरा देश समझता है, आरएसएस भी समझता है और पूरा भगवा गैंग भी समझता है कि जो कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें बांटने की बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी जाति के समूह को उनका हक अधिकार दिलाने की बात की जा रही है। इस देश के बहुसंख्यक नागरिकों को, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जहालत की ज़िंदगी जी रहे हैं, शिक्षा का अभाव है, धन का अभाव है और सबसे बड़ी तो उनकी आंखें बंद हैं। और जिस तरह से मनुवाद के शिकंजे में कसे हुए हैं, गुलामी ढो रहे हैं, वर्ण व्यवस्था के शिकार हैं, उन्हें उस जहालत से निकालने और राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने, उन्हें संपन्न बनाने, उनकी गरीबी दूर करने और उन्हें इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अगर राहुल गांधी जो अभियान चला रहे हैं इसको जातिवाद कह करके खंडन किया जाएगा तो इस देश की जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी। भले ही योगी आदित्यनाथ कहें कि राहुल गांधी बांटने का काम कर रहे हैं और जब हम बंट जाएंगे तो हमें कोई काट देगा और हम कट जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को समझ लेना चाहिए कि अब उनकी भगवाधारी दक्षिणपंथी राजनीति नहीं चलने वाली है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें अच्छी तरह से अनुभूति हो गई है कि जिस तरह का खेला वो खेलना चाहते थे इस देश के साथ, जिस तरह से संविधान को बदल करके मनुस्मृति युग लाने की कोशिश कर रहे थे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वह बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से संविधान की अवहेलना हुई है और संविधान के खिलाफ बयानबाजी हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा समझ में आ गया है इस देश के 140 करोड़ लोगों को। और हम समझते हैं कि इस देश की सवर्ण जातियां भी न्याय के लिए पीछे कदम नहीं हटाएंगी। और न्याय का तकाजा यही है कि जो पिछड़ा है उसे साथ लिया जाए और जो अगड़ा है हम ये नहीं कहते कि उसे आगे जाने से रोका जाए, लेकिन जो पिछड़ गए हैं उन्हें साथ लिया जाए। इस बात को सवर्ण समाज भी समझता है अच्छी तरह से, लेकिन 80-20 का खेला खेल करके इस देश के हिंदुओं में जो डर और भय और नफरत पैदा किया जा रहा है, इसे भी सवर्ण समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज हर कोई समझ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने किसी को मुंह खोलने और उनके बात को इनकाउंटर करने और उनके बात का खंडन करने का मादा किसी के पास नहीं है, खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों के पास।
क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7 सालों में जिस तरह से आतंक मचाया है और जिस तरह से पुलिसिया राज बना दिया है उत्तर प्रदेश को, और जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल करके बुलडोजर बाबा बन गए हैं और बुलडोजर आतंक का प्रतीक हो गया है, और वह बुलडोजर जो कि मुसलमानों के घरों पर चलता है, हिंदू कितना भी बड़ा गुनाह करे लेकिन उसके घर पर बुलडोजर कभी नहीं चलता है। मुस्लिम कोई भी गुनाह न करे उसके ऊपर, उसके घरों के ऊपर बुलडोजर चल जाता है। और किस तरह से मुसलमानों का निशाना बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और किस तरह से आए दिन जहरीले भड़कीले बयान देते रहते हैं, उसे इस देश की जनता अच्छी तरह समझ रही है और सबक सिखाने के बारे में भी सोच रही है। वैसे हल्का सबक तो मिल ही गया है 2024 के चुनाव में, खास करके उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को बड़ी हार मिलती है। चले थे मिशन 80 लेकर के कि 80 की 80 सीटें हम जीत लेंगे। 2014 में 72 सीटें जीत लिए, 2019 में 62 सीटें जीत लिए, तो इस बार अनुमान लगाए थे कि हम 80 सीटें जीतेंगे और विपक्ष को 0 सीट मिलेगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जैसी इनकी सोच है हिंदुओं के प्रति, मुसलमानों के प्रति, ओबीसी के प्रति, उसे इस देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। ओबीसी के नेता अखिलेश यादव हैं जो कि उत्तर प्रदेश की नंबर 2 पार्टी इस समय है और कई बार इनकी सरकार रह चुकी है। मुलायम से लेकर के अखिलेश तक कई बार इनकी सरकार बनी है। और इतने कद्दावर नेता को अगर वह हार के बाद मुख्यमंत्री निवास खाली करता है तो उसे गंगा जल से धोया जाता है, वहाँ पर यज्ञ हवन कराया जाता है, उस सरकारी घर का शुद्धिकरण किया जाता है, तब उसमें योगी आदित्यनाथ प्रवेश करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के अंदर वर्ण व्यवस्था का दंश और छुआछूत, जहरीले बयान, भड़कीले बयान और इस देश को बांटने, इस समाज को बांटने की जो उनकी नियति है, उसे इस देश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। और छुआछूत का दंश तो यहाँ तक कि उनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर भी उन्होंने आजमा लिया कि कैसे छुआछूत अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया जाता है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनने की जमीन तैयार की केशव प्रसाद मौर्य ने, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं दिया गया। आरएसएस अड़ंगा लगा दिया और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस केशव प्रसाद से योगी आदित्यनाथ, जबकि केशव प्रसाद किसी गैर पार्टी का नहीं है, विपक्ष का नहीं है, इन्हीं की पार्टी का नेता है और संघ का वफादार कार्यकर्ता भी है। भारतीय जनता पार्टी में उसने अपनी जगह बनाई है। उस केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ जब स्टूल पर बैठा देते हैं तब भी वर्ण व्यवस्था का एक वानगी देखने को मिल जाती है और समझ में आ जाता है कि योगी आदित्यनाथ के अंदर वर्ण व्यवस्था का दंश, छुआछूत, अस्पृश्यता कितना कूट कूट करके भरा हुआ है। हम समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ कोई भी बयान दे, जहरीले भड़कीले कैसे भी बयान, तो उस पर ताजुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास जहर और समाज को तोड़ने की सोच के अलावा कुछ है ही नहीं। और इसी सोच के तहत इन्होंने अपनी जो जगह बनाई है उत्तर प्रदेश के लोगों में, वह जगह अब कहीं तिरोहित हो रही है। सुशासन के लिए अपने को कहते हैं कि हम अच्छा सुशासन दे रहे हैं, ठोंक देते हैं और अपराधियों को ठोंक करके उन्हें मिटा देते हैं। तो इस पर जरूर इस देश उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने उनका साथ दिया, लेकिन जिस तरह के जहरीले बयान वह मुसलमानों के खिलाफ और अब राहुल गांधी के खिलाफ कि अगर बटोगे तो काट डालेंगे राहुल गांधी, उनका कहने का मतलब यही था। तो ऐसे बयान जब दे रहे हैं तो हम समझते हैं कि इन
जो लोग इनका समर्थन करते हैं वह भी ऐसे जहरीले बयान से बचेंगे। और योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह किस तरह का भाषण देते हैं यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान बीच गंगा में खड़े होकर के कहते हैं कि मैंने हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किया, लेकिन इस देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कितना हिंदू मुस्लिम इन्होंने 2002 से लेकर के 2024 तक किया है। गुजरात में इन्होंने कितने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मुसलमानों का कत्लेआम कराया था जब गोधरा कांड 2002 में हुआ था। और उस कांड की विभत्सता इतना ज़्यादा थी कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्रवित हो गए थे और रोने लगे थे, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जैसा जहरीला बयान नहीं दिया, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। और उस राजधर्म का पाठ पढ़ाने की बात कह करके नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिकता को कम करने या नरेंद्र मोदी के दिल दिमाग में जो आरएसएस की बोई हुई सांप्रदायिकता पल्लवित हो रही है या हो चुकी है, उसे रोकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने जो प्रयास किया था उसकी चर्चा बहुत बार हो चुकी है। लेकिन 2002 से लेकर 2024 तक लगभग 22 सालों तक जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम करके 80-20 का खेला खेल करके राज किया है, 13-14 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इनके अंदर से हिंदू मुस्लिम ग्रंथि नहीं गई। मुसलमानों के खिलाफ इनके अंदर जो आग जल रही थी और जल रही है, उसे आए दिन उसकी तपिश को महसूस किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, योगी आदित्यनाथ हों, अमित शाह हों, ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं और इनके इन्हीं बयानों ने इन्हें पहले तो आगे बढ़ाया, लेकिन अब ये इन्हीं बयानों की वजह से बैकफुट पर आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बनारस जा करके बीच गंगा में खड़े होकर के एक महिला मुस्लिम पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किया है, तो इस देश की जनता उनके ऊपर हंस रही थी। और उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि कहा कि जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालने की कोशिश करेंगे, उस दिन हम सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं रह जाएंगे। तो जो कसम उन्होंने गंगा में खाई, उस कसम को 2 दिन बाद ही भुला दिए जब दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश में गए चुनाव प्रचार करने के लिए। तो फिर से वही हिंदू मुस्लिम, फिर से वही मंगलसूत्र, फिर से वही भैंस खोल ले जाएंगे, फिर से वही हिंदुओं की प्रॉपर्टी मुसलमानों को सौंप दी जाएगी, और फिर से वही मुजरा कराने की बात करने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, ये किस दिन क्या बयान दें और उसके दूसरे दिन किस तरह से पलटी मार जाए, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार से भी ज़्यादा पलटी मार योगी आदित्यनाथ हैं, नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं। नीतीश कुमार तो 3-4 बार ही पलटी मारे हैं, लेकिन ये लोग तो हर रोज पलटी मारते हैं और अपने ही बयान को गलत कहते हैं और अपने ही बयान को गलत सही साबित करने के लिए कोशिश करते हैं। तो आज भारत में जो राजनीति खेली जा रही है उसके केंद्र बिंदु राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी ने जो एक बहुत बड़ा समाज का मुद्दा उठाया है, ओबीसी को जागरूक करने, ओबीसी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने, ओबीसी को उसका हक अधिकार देने और इन सब से पहले ओबीसी की जनगणना कराने, उनकी सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति का आकलन करने के लिए जनगणना कराने की जो मांग कर रहे हैं और दहाड़ दहाड़ करके संसद से सड़क तक
राहुल गांधी मांग उठा रहे हैं और उनकी मांग दिनों दिन बड़ी होती जा रही है। और उनकी बढ़ती हुई इस मांग की लकीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेचैन कर देती है, अमित शाह को बेचैन कर देती है, योगी आदित्यनाथ को बेचैन कर देती है। योगी आदित्यनाथ अगर समाज को काटने बांटने की बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि वो भारत में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के बाद। हालांकि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनने वालों में अमित शाह का नाम सबसे पहले आता है, जो कि नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य रणनीतिकार माने जाते हैं। तो अमित शाह को पीछे छोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ इस तरह के भड़कीले और जहरीले बयान दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अपनी लकीर बड़ी कर रहे हैं और अमित शाह की लकीर को मिटाना चाहते हैं। यह संघ की नज़रों में हीरो बनना चाहते हैं और संघ उसी को हीरो मानता है जो ज़्यादा बड़बोलापन की बात करता है, जो ज़्यादा जहरीला बयान देता है, जो ज़्यादा भड़कीला बयान देता है, जो मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है, जो काट डालने मार डालने की मानसिकता रखता है और अपराधी प्रवृत्ति का होता है, उसे आरएसएस आगे बढ़ाता है। और पहले यही आरएसएस केशव प्रसाद मौर्य का पत्ता गोल करके योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और अब वही आरएसएस अमित शाह का डब्बा गोल करके नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। और इसके लिए आरएसएस भारतीय जनता पार्टी पर अपनी पकड़ बनाता जा रहा है, यहाँ तक कि अपनी मर्जी का अध्यक्ष भी उतारना चाहता है। अध्यक्ष पद के लिए 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल में आरएसएस की बैठक होने जा रही है और इसी बैठक में तय हो जाएगा कि आरएसएस का अगला भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। और वह देखिएगा आप कि संघ के बीच से कोई प्रचारक स्वयंसेवक ही निकल करके आएगा जिसे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा जमाने का काम आरएसएस करेगा। आज एक बात और सुनने में आई है कि जो 4 राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का चुनाव होने वाला है, इसकी कमान आरएसएस ने संभाल ली है। उसे अब मोदी और शाह के नेतृत्व पर कि ये चुनाव जिता सकते हैं 4 राज्यों के और उपचुनाव, अब उसे विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए अपने हाथ में कमान ले लिया है आरएसएस और यह चुनाव किसी भी तरह से जीतने की कोशिश करेगा। किसी भी तरह का मतलब चुनाव में गड़बड़ी और चुनाव आयोग के ऊपर प्रभाव डाल करके या फिर बूथ लेवल पर बड़े पैमाने पर धांधली करा करके चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ से पासा निकल चुका है और उसे आरएसएस ने हड़प लिया है। तो आरएसएस चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी पर उसका कब्जा हो जाए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब चुनाव जिताऊ चेहरा नहीं रह गए हैं, इसलिए इन्हें अलग किया जाए। या तो ये मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं या फिर झोला उठा करके गुजरात चले जाएं। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से संघ बढ़ावा दे रहा है, उसी की वजह से योगी आदित्यनाथ जहरीले भड़कीले बयान देते हैं। और त्योहारों के दिन अगर मथुरा में जा करके जन्माष्टमी के दिन वह काट डालने मार डालने काटने और बांटने की बात कह रहे हैं, तो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।